ठीक है, कर दिया मैंने। डॉक्टर नंदिनी जो हो गए? हाँ, डॉक्टर नंदिनी है सर, मैं हूँ। हाँ नंदिनी, So let's start. हाँ स्टार्ट कर दो संजीव। काफी अच्छे लोग भी हैं। सभी लोगों को नमस्ते। जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं, उनके रिलेटिव केयर गिवर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यार से केयर गिवर, आप सभी को स्वागत है। और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो कि अपने, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि ओपीडी में कितने बिजी रहते हैं। अभी ओपीडी से निकल के देखिए, कोई घर जा रहे हैं और कोई घर पहुंचे हैं। आप सभी से मिलने के लिए तैयार हैं। एंड खास के जोया मैडम, जो काफी मेहनत की है आप लोगों को सबको इकट्ठे एक पेज पे लाने के लिए। सो न्यूरो कनेक्ट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। एंड आज अपना पहला मीटिंग है और हिंदुस्तान का ये पहला वर्चुअल मीटिंग है न्यूरो कनेक्ट का। और हम सब लोग इस मीटिंग का सहभागी हैं। अपने सब मिल के इसे आगे बढ़ाएंगे। और हम स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर विजय पाटिल एंड डॉक्टर नंदिनी मैम को, जो कि आज थोड़ा सपोर्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फिर आपका जो सवाल होगा उसका आंसर करेंगे। और ये सिलसिला हम लोग हर महीने 24/7 मतलब 24 तारीख को 7 बजे आप हमेशा चालू रहेगा। तो धन्यवाद मैं अपने तरफ से करना चाहता हूँ। आप सभी को जुड़े हैं, बाद में करेंगे, उससे पहले अभी मैं कर देता हूँ। और हम स्वागत भी करना चाहते हैं डॉक्टर विजय को। जी जय सर। हाँ थैंक यू संजीव। तो एक्चुअली काफी दिनों से हम सब कोशिश कर रहे थे कि जो न्यूरो के पेशेंट होते हैं, काफी बार वो ओपीडी तक आ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बार तकलीफें होती है, मरीज चल फिर नहीं सकता। तो इसलिए न्यूरो सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम शुरू करने के लिए, तो इसलिए इस बार हमने ये सोचा कि हाँ, हम इस बार से ये सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं कुछ बात करने से पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर नंदिनी कुछ शब्द कहे। डॉक्टर नंदिनी हमारे न्यूरो की कंसल्टेंट है और सीनियर कंसल्टेंट है न्यूरो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। तो डॉक्टर नंदिनी से रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ शब्द कहें। उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम कंसाइज करने में डॉक्टर नंदिनी का, मिस जोया का और संजीव जी का काफी हाथ है। तो मैं चाहूंगा कि नंदिनी, जोया और संजीव जी और विवेक जी दो शब्द कहें। फिर उसके बाद मैं आज न्यूरो के ट्यूमर्स के बारे में जानकारी देता हूँ। नंदिनी, हाँ सर। हाँ सर। सो नमस्कार सबको। हम सब पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं और जो हमारे ओपीडी के बाहर के भी जो पेशेंट्स हैं, जैसे सर ने बताया कि हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स के जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो ओपीडी में नहीं या सुलझ सकते हैं, या टाइम के वजह से या बाकी के कुछ इश्यूज के वजह से, तो वो कुछ एक नीड है जो उसके ओपीडी के बाहर भी हमें पेशेंट्स के साथ। तो ये हमने बाकी के पेशेंट्स, लंग और हेड एंड नेक पेशेंट्स के साथ भी किया है। और हम ये हमारे न्यूरो पेशेंट्स और बाकी के भी देश में जो भी है न्यूरो ऑन्कोलॉजी या ब्रेन या बाकी के नर्वस सिस्टम के ट्यूमर से पीड़ित जो पेशेंट्स उनके साथ करना चाहते हैं, ताकि पेशेंट्स को केवल मेडिसिन ट्रीटमेंट, कीमो, रेडिएशन जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अलावा भी जो बाकी के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए सपोर्ट मिले। और पेशेंट्स के बाकी बहुत सारे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है जो ये सपोर्ट ग्रुप्स के मीडियम से या माध्यम से वो सॉल्व हो सकते हैं। तो यही था। और इसके लिए संजीव जी, विवेक, विजय सर ने और जोया ने बहुत मेहनत की है। और हमारी आशा है कि आगे जाके भी ये प्रोग्राम हमारी जब और लोगों को मतलब हेल्प करके पेशेंट्स को उसका फायदा हो। Zoya, would you like to say something? Ma'am, I would just like to say that this is a very good initiative which is started by you and sir, that most of the times the patient come and वो लोग आपसे मिल नहीं पाते हैं। हर बार ऐसे मिलना पॉसिबल नहीं होता है आपसे और विजय सर से। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उनके लिए कि वो आप लोगों तक पहुंच सकते हैं उनके क्वेरी से, कंसर्न से। एंड आई वुड रियली लाइक कि ये आगे भी बढ़े और हमेशा कंटिन्यू हो ये चीज़। थैंक यू। संजीव जी।
विवेक जी, हम तो बोल चुके हैं ऑलरेडी। ओके, आपका तो स्वागत है। मैं 2 शब्द से थोड़ा ज्यादा शब्द कहना चाहूंगा। और इत्तेफाक की बात है कि आज सुबह सुबह ही मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब हम कैंसर की बात करते हैं ना, तो बड़ी मायूसी की बात होती है। और मतलब जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कोई इत्तेफाक नहीं है उसमें कि जो बड़ी आई वुड से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। तो उस इनसिक्योरिटी को लेकर मतलब कुछ मैंने शब्द पिरोए हैं, कविता के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबसे। सो जब हम जीवन की बात करते हैं, ओके, सो इट गोज लाइक दिस। जीवन न ठहरता है न ठहरेगा, स्वीकार करो। जीवन न ठहरता है न ठहरेगा, स्वीकार करो। जैसे नदी की तरंग, जैसे आकाश में उड़ती कोई पतंग, जैसे झरने से गिरता पानी और जवानी। सबका एक अंत है, सबका एक अंत है। जीवन का यही असली रंग है। एक संघर्ष है, एक यात्रा है, एक सुंदरता है। जैसे वर्णमाला में जुड़ी कोई मात्रा है। टेढ़ी मेढ़ी, कभी सीधी, कभी तेज, कभी धीमी। हमारे हाथ में सब कुछ है, या शायद कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, चलते रहो। और जिंदगी जो भी दे उसे स्वीकार करो। और हाँ, मरने से पहले मत मरो, मरने से पहले मत मरो। मदद करो, मदद मांगो, समस्या से लड़ो, मत भागो। अंत भी तो एक शुरुआत है। हम सबके सर पर कोई ना कोई तो हाथ है। जब तक ये सांस है प्रयास करो, लेकिन मरने से पहले मत मरो। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवेक जी, सभी लोगों ने बहुत अच्छे बात किए हैं। हम फिर से एक बार विजय सर के पास चलना चाहेंगे। और अंशुमन, अगर अंशुमन आप ज्वाइन कर गए होंगे तो जरा एक बार आप हैंड रेज करना, तो मैं आपको भी को होस्ट बनाऊंगा। आज हमारे साथ आप लोगों के ही बीच से एक फाइटर, हम जिसे बोल सकते हैं, विक्टर बोल सकते हैं। और नए शब्द में कुछ और भी कुछ दिन में आएगा तो हम लोग वो जोड़ सकते हैं। वो भी है आप लोगों से बात करने के लिए। अभी तो कोई जुड़े नहीं है। जी विजय जी। तो आज हमने सोचा था कि क्योंकि ये पहला सेशन है, हम थोड़ा न्यूरो के ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पेशेंट्स हैं उनकी डायग्नोसिस हो चुकी है, तो मैं डायग्नोसिस के बारे में नहीं बोलूँगा, मतलब ट्यूमर कैसे पता होता है उसके बारे में नहीं बोलूँगा। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आगे क्या करना और कैसे करना है एक बार इलाज करते वक्त, तो उसके बारे में मैं थोड़ा एक आपसे 10-15 मिनट बात करूँगा। तो देखिए, न्यूरो का जो ट्यूमर का जो हम निदान करते हैं वो सर्जरी करने के बाद होता है। सर्जरी जब होती है तब उसके बाद जो टुकड़ा निकलता है उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कौन सा टाइप का ट्यूमर है। अलग अलग ट्यूमर की टाइप के हिसाब से हम रेडिएशन देते हैं और रेडिएशन के बाद कीमो देते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो यहाँ ज्वाइन हुए हैं उनकी कीमो चल रही है या रेडिएशन चल रही है और कीमो चालू होने वाली है। जब कीमो चलती रहती है हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। एक ये है कि जो कीमो होती है, जैसे हम कॉमनली टेमोजोलामाइड की दवा देते हैं यहाँ पे, कभी की पीसीवी रेजिमेन भी मिलती है। ये एक शेड्यूल जो कीमो का होता है वो अच्छी तरह से समझ लेना होता है। ये शेड्यूल जैसे बताया गया है वैसे ही लेना होता है। शेड्यूल कीमो का लेने के बाद हमें कुछ तकलीफें होती है, जैसे थकान कमजोरी होती है, हमारे के काउंट्स कम हो जाते हैं और इसके बाद हमें काफी तो कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे विस्तार में बताना चाहूंगा कि कीमो जब चलती रहती है तब क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें बहुत सारा पानी पीना होता है। ये जो कीमो होती है वो शरीर में से बहुत बार किडनी से के रास्ते से बाहर निकलती है, तो इसलिए पानी काफी ज्यादा पीना पड़ता है। तो अभी एक कॉमन सवाल मुझे आता है कि सर आपने तो कहा था पानी पीना है, अब मैं तो बहुत पानी पी रहा हूँ, और जब मैं पता करता तो मुझे पता है कि दिन में आधा लीटर या 1 लीटर ही पानी होता है। तो बहुत ज्यादा पानी का मतलब होता है 4 से 5 लीटर पानी। अभी ये 4 से 5 लीटर पानी होता क्या है? ये होता है कि आप खाने के वक्त जो पानी पीते हो इसमें गिना नहीं जाता है।
इसमें ये होता है कि दिन में अपने साथ 1 लीटर की या 2 लीटर की पानी की बोतल भर के रखनी है, और ये पूरे दिन में कम से कम 2 या 3 बोतल खत्म करनी है। 2 लीटर की है, अगर 1 लीटर की तो 4 से 5 बोतल। 4 से 5 लीटर पानी पीने से काफी बेहतर महसूस होता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कॉमन सवाल होता है कि हम जब कीमो चलती है तब हमें भूख नहीं लगती है, तो हम क्या करें? कीमो के दौरान ऐसा होता है कि भूख लगने की जो क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खाना नहीं खाना है। ये जो जब आपको कीमो चलती रहती है तब हमें इम्यूनिटी चाहिए होती है, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इस कारण हमें खाना अच्छी तरह से खाना पड़ता है। तो आप कैसे करेंगे? भूख नहीं लग रही है तो खाना कैसे खाएंगे? इसमें करना क्या होता है, हम नॉर्मल की तरह मरीज दिन के 3 बार जैसे ब्रेकफास्ट, दोपहर और रात का खाना नहीं खा पाएगा। यहाँ पे हमें खाने में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जहाँ पे हमें एक एक कटोरी थोड़ा थोड़ा खाना और एक एक 2-2 घंटे बाद खाना चाहिए। इस तरह से खाने में फिर आपका मन भी नहीं ये करता कि स्प्रेड नहीं करता कि बहुत ज्यादा खाना है। कटोरी कटोरी खाते हैं तो खाने में आसानी होती है और रिक्वायर्ड जो ताकत के लिए जो चाहिए न्यूट्रिशन वो भी मिल जाता है। तो इसके बाद जो सवाल कॉमनली आता है, ओके हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद कटोरी कटोरी खाना खा लेंगे, पर ये कैसे होगा कि हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि घर में जो भी चीज आपके बनती है वो खाना आपने खाना है। इसमें कोई स्पेशल न्यूट्रिशन की दवा, स्पेशल प्रोटीन पाउडर, स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में जो खाना बनाता है हमारे बनता है वो बैलेंस डाइट ही होता है, तो वही खाना खाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि चबाने में तकलीफ हो रही है या निगलने में तकलीफ होती है मरीजों को, उस समय राइल्स ट्यूब डाली जाती है। तो उसमें हम डाइटिशियन का प्लान देते हैं कि उसमें कैसे वो खाना उस राइल्स ट्यूब से खाना चाहिए। क्या हम सारे फल खा सकते हैं? बिल्कुल सारे फल खा सकते हैं। हमें बस ये बात का ध्यान देना होता है कि फल अच्छी तरह से धो के खाए जाए। और एक बार मरीज ने जब स्पेशली जब कीमो पे रहते हैं तब अगर फल खाना शुरू कर दिया है तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो फल खत्म कर दें। होता क्या है, शरीर जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे भी बैक्टीरिया होते हैं। अगर फल काट के 15-20 मिनट के ऊपर रख दिए जाते हैं तो उसमें बाहर का बैक्टीरिया बैठ जाता है, जो जिस पेशेंट को कीमो चल रही है उसके लिए हानिकारक हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। तो इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर फल काटे हैं तो 15 से 20 मिनट में उनको खा लीजिएगा। क्या हम कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छी तरह से धो के खाना है। हो सके तो बाहर की लेयर जो होती है वो जैसे ककड़ी वकड़ी की बाहर की लेयर निकाल के खाइएगा। ये भी 15 से 20 मिनट में खाइएगा। ये जरूरी होता है कि आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर, सिर्फ अंडों पे ध्यान ना दे, बैलेंस डाइट खाए, पानी पे ध्यान दे, सलाद खाए, फ्रूट्स खाए, घर में जो बनता है वो सारा खाए। अभी हमने कितना पानी पीने की बात की, दूसरी हमने बात की कि कितना खाना खाना खाए। एक इम्पोर्टेंट बात होती है जो न्यूरो के मरीजों में होती है कि काफी बार हमें अकड़ी आती है, अकड़ी ना आने के लिए दवाइयाँ चालू रहती है। तो इनका क्या करना होता है? और ये काफी कॉमन सवाल मुझे फेस होता है मरीजों से कि मेरा तो इलाज खत्म हो गया, मैं बंद कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अकड़ी की दवाइयाँ अचानक से बंद नहीं हो सकती है। होता क्या है कि इलाज सारा खत्म होने के बाद 2 साल के लिए अकड़ी की दवाइयाँ चालू रखनी होती है और ये रेगुलरली लेनी होती है। और 2 साल होने के बाद आपके डॉक्टर से एक बार डिस्कस कीजिएगा कि क्या इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद 6 मास लग जाते हैं इसको एडजस्ट करके स्लोली कम करना होता है। अकड़ी की दवाइयाँ जब चलती रहती है तब कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। होती क्या है अकड़ी की दवाई? अकड़ी की दवाइयाँ क्या करती है, ब्रेन के रिफ्लेक्सेस स्लो कर देती है ताकि अकड़ी ना आए। अभी ये ब्रेन के रिफ्लेक्सेस जब स्लो हो जाते हैं तब कुछ चीजें जैसे ड्राइविंग करना, अकेले स्विमिंग करना या तैरने जाना, या फिर हाइक करने जाना, माउंटेन में मतलब पहाड़ चढ़ने की कोशिश करना,
ये सारी चीजें करना घातक हो सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अकड़ी की दवाई चल रही है तो अनलेस इमरजेंसी है ये सब चीजें ना कीजिए। दूसरी एक बात होती है, बहुत बार मरीज कहते हैं ये तो हो गया कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, दवाइयाँ कैसे खानी है। कि बहुत बार होता है कि मैं टीमोजोलमेट की दवाई भूल गया, मैं उसकी दवाई भूल गया। एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, आपके पास नहीं होगा तो आपके बच्चों के पास या किसी और के पास रहता ही है। उस स्मार्टफोन में रिमाइंडर लगा लेना दवाई का, वो एक अच्छी बात होती है। उससे दवाई का अगर भूल भी गए तो एक रिमाइंडर आ जाता है कि ये दवाई मुझसे मिस हो गई है। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आप जब ये इलाज चलता रहता है, टीमोजोलामाइड का इलाज चलता है, तब ये जो प्रिकॉशंस है कि मैं बाहर घूमने ना जाऊं, मैं सोशल इसमें मिक्स ना हो, दूसरे लोगों से मिक्स होने से मुझे इन्फेक्शन का डर रहता है, ये कोई भी कीमो लेने के बाद मोटे मोटे तौर पे एक 10 से 12 दिन तक रहता है। उसके बाद आप अपने जीवन कार्य नॉर्मल ढंग से जैसे पहले करते थे वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमने पानी की, खाने की, अकड़ी वालों की दवाइयों की, सोशल फंक्शन कब अटेंड कर सकते हैं उसकी बात की। एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जब काफी पेशेंट बताते हैं कि मुझे चीजें याद नहीं रहनी है। जब ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होती है या फिर और उसके बाद रेडिएशन होती है, काफी बार मेमोरी डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। तो इसमें कैसे करना होता है कि ये मेमोरी डिस्टर्बेंस को हम ओवरकम करें। देखिए, जैसे अगर आपकी हाथ की ताकत चली जाती है तो आप एक्सरसाइज करते हैं, पैर की ताकत चली जाती है तो आप एक्सरसाइज करती है, वैसे ही जब ब्रेन की इश्यू होती है तब आपने ब्रेन की एक्सरसाइजेस करनी होती है, तो मेंटल एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज कैसे होती है? ये मेंटल एक्सरसाइज ऐसे होती है कि जैसे आप आपके रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स आपको कल क्या किया, कल क्या खाया, ये चीजें पूछ के आपको थोड़ा मजबूर करें याद करने के लिए। इस तरह से मेमोरी पे जब प्रेशर पड़ता है तभी ये चीजें होती है। दूसरा एक अच्छा चीज होता है मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए, जो क्रॉसवर्ड होते हैं जो पेपर्स में आते हैं, या सुडोकू होता है जो पेपर्स में आता है, या जो गेम्स होते हैं जो पेपर में आते हैं या बच्चों के होते हैं जिसमें स्पेलिंग बनाओ, मैच करो, कॉमन चीजें जो दिख रही है, ये चीजें करने से ना देखा गया है रिसर्च में कि फायदा होता है, मेमोरी के लिंक्स जल्दी बनने में फायदा होता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेमोरी की इश्यू हो रही है तो ये सुडोकू के गेम्स, क्रॉसवर्ड्स, ये थोड़ा खेलना शुरू कीजिएगा। आपको दिखने लगेगा ये 1 या 2 दिन में नहीं होने वाला है, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार अगर करेंगे तो इससे फायदा होता है। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो उन मरीजों ने लेने होते हैं जो ट्रीटमेंट पे चलते रहते हैं। अभी ऐसे भी कुछ मरीज जानता हूँ, मैं नाम देख रहा हूँ, जिनकी ट्रीटमेंट पूरी खत्म हो चुकी है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? जिनकी ट्रीटमेंट पूरी खत्म हो चुकी है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे कैंसर के पहले होती थी वैसे बितानी है। 2-3 चीजें बातों का याद रखना होता है इसमें। अगर अकड़ी की दवाई चल रही है और 2 साल नहीं हुए ट्रीटमेंट को तो अकड़ी की दवाई चलती, 2 साल खत्म नहीं हुए ट्रीटमेंट खत्म होके तो अकड़ी की दवाई चलती रहेगी। दूसरी बात ये कि रेगुलर टाइम पे आके अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। इसमें सीएनएस में बहुत बार ऐसा होता है इन बीमारियों में कि बीमारी के लिए कुछ कुछ चीजें होती है जो आपका डॉक्टर आपको देख के एग्जामिन करता है, तब पता चलती है कि शायद बीमारी वापस आ सकती है। साल में एक स्कैन करना जरूरी होता है कि बहुत बार पता नहीं चल पाता है कि बीमारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ये प्रिकॉशन लेना है। ये बीमारी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। तो एक बार रेगुलरली जो टाइम पे आपके डॉक्टर ने बुलाया है वहां पे आके विजिट करना थोड़ा जरूरी होता है। और एक आखिरी बात, एक बार कैंसर हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है। आज हमारे साथ
आप में से एक जन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि आप में से भी कोई और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है तब जोया मैडम को या संजीव जी को कांटेक्ट कीजिए, हम आपको भी मौका देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार ये हो गया तो उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। इलाज करने के बाद, ठीक होने के बाद पूरी जिंदगी बची हुई है अपने काम करने के लिए, नाम कमाने के लिए और अच्छा काम इस दुनिया में करने के लिए। इसके अलावा किसी को कोई भी सवाल है आप खुल के चैट में डालिएगा। जितने भी लोग सवाल पूछेंगे अपने फाइल नंबर के साथ चैट में डालिएगा। मैं और डॉक्टर नंदिनी सारे पेशेंट्स के सवालों के जवाब देंगे। साथ में यहाँ मैं देख भी पा रहा हूँ कि डॉक्टर श्वेता बंसल है। डॉक्टर श्वेता बंसल काफी रिनाउंड पीडियाट्रिक न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आज के तौर पे कुछ 2 शब्द कहे। Vivek, can we have Dr. Shweta is there? Yeah. She's there. Doctor. Yes, yes. Hi, Dr. Vijay, thank you so much. Yeah, actually it's बहुत अच्छी मीटिंग आप लोगों ने प्लान की है और मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन किए हैं एंड आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सिंपल लैंग्वेज में which was very good actually. So I'm actually learning from you and I also want to participate in this program and whatever way we can help the patients, it is really good. So thank you for introducing me and definitely we should have more programs like that to help the patients and support them. Definitely, ma'am. Definitely. Yeah. We will be happy to that you are a part of the program. Thanks a lot. Yeah, thank you so much. So मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिनको सवाल पूछने हैं वो अपना फाइल नंबर और अपना ये जो सवाल है वो चैट बॉक्स में डालिए। आज का आप ही इसके बाद आपके ही बीच में से मैं तो कहूँगा पेशेंट नहीं, काफी अभी अच्छे मेरे दोस्त हो चुके हैं। अभी मैं उनको अपनी व्यक्त करने दूंगा। उसके बाद संजीव, वी हैव माने साहब है, सोशल वर्कर साहब है। नहीं, अभी तक नहीं है, बट ठीक है, को बोला था। हाँ, ठीक है, देखते हैं। सो वी कैन हैव अंशुमन स्पीकिंग। नमस्ते सर, सबको नमस्ते। जोया मैडम नमस्ते। देखिए, मेरा नाम अंशुमन है और मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। मेरी एज आज के दिन में 33 प्लस है। तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया, विजय सर ने बोला कि कुछ बोलना है, तो मैं दिल से ही बोलूंगा जो भी आपके साथ बताना है। तो मुझे प्रोफेशनल बॉक्सर होने के कारण मैं हमेशा बहुत ही फिट रहता था, रनिंग करना, ये वो करना। तो मेरे लिए भी, जैसे आपको भी एक किसी दिन एक झटका लगा होगा कि मेरे साथ क्या हो गया, वैसे ही मेरे लिए ब्रेन ट्यूमर एक झटका था। 9 जुलाई 2019 को जब न्यूजीलैंड इंडिया का मैच हो रहा था और धोनी 1 इंच से रन आउट हुआ, उसी दिन मेरे को मिर्गी पड़ी। तो मैं सुबह के टाइम पे मिर्गी पड़ी और मैं बेहोश हो गया। जब तक मैं उठा तो मुझे कुछ होश नहीं था। मैं जैसे ही रेंगते हुए अपने बेड के ऊपर पहुंच गया। तब मैं जॉब करता था, तो मेरे ऑफिस के कलीग्स मुझे कॉल करने लगे। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो उनको चिंता होने लगी। उन्होंने आके मेरे को बेहोशी के हालात में ले गए एक हॉस्पिटल में और वहां पे डॉक्टर साहब ने बोला इनका MRI करवा लो, ये तो काफी सुस्त दिख रहे हैं, तो इनके कुछ भी अंदरूनी प्रॉब्लम है। जब मेरा MRI हुआ और जब तक मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मुझे एक ट्यूमर है मेरे माथे के बाईं तरफ में। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। सो आप सुन लीजिएगा और कुछ पूछना है तो पूछ भी लीजिएगा। और जब बाएं तरफ से ट्यूमर मेरा निकला तो मैं भी काफी डर गया, चौंक गया। लेकिन मेरे यहाँ पे डॉक्टर साहब जो थे, पहले डॉक्टर जो थे, उन्होंने बोला कि आप पहले ऑपरेशन करवा दो, बाद में देखेंगे। तो मेरे पास, मैंने उनकी मानी, सुनी और मैंने एक ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन होने के बाद मुझे बोला गया कि आपको और 2 साल भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और इस चीज को कैसे मेंटेन करना है वो आपको और एक डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, एक होता है जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया जिनको बोलते हैं न्यूरोसर्जन,
उसके बाद आपको पहुंचना होता है विजय सर जैसे एक डॉक्टर जो है ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि आपको नेक्स्ट 2 साल 5 साल जैसे कि सर बोल रहे थे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो बताएंगे। सो जैसे कि सर मुझे बोल रहे थे अगर मेरा वीडियो ऑन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने ये पानी पीने की हैबिट कैसे बनाई। आप ये देख सकते हैं 2 बॉटल है मेरे पास, 1 लीटर की 1 बॉटल है। सुबह एक बारी भर देता हूँ, 12 बजे 1 बजे तक खत्म करता हूँ, उसके बाद वापस भर देता हूँ और 4 लीटर में वैसे ही पी लेता हूँ पानी। उसके बाद मेरे पास एक ये है, इसमें मैं मेडिसिन भर देता हूँ। आज के दोनों मेडिसिन मैंने खा लिए हैं। तो आपको शायद जान के हैरानी होगी कि 3 साल तक मैं ये प्रैक्टिस बन चुका है मेरा कि मैं सुबह उठता हूँ पानी भर लेता हूँ, दोपहर को वापस पानी भरता हूँ, ताकि मुझे और भूलने की या पानी मिस करने का चांस ही ना रहे। सेकंड चीज है, जब मैं यहाँ से निकला, मेरा ऑपरेशन करके निकला, तो मुझे वहां के जो डॉक्टर थे जिस हॉस्पिटल में थे, उन्होंने बोला आप जाओ टाटा चले जाओ, वहां पे आपकी बायोप्सी दोबारा करवाओ क्योंकि उनकी बायोप्सी काफी अच्छी होती है। तो मैं मेरी फैमिली के साथ टाटा गया। कुछ दिन टाइम लगे, वहां पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो आपको वो अभी धीरज रखना पड़ेगा। तो बायोप्सी में मेरा आया कि मैं स्टेज 2 और 3 के बीच का ओलिगोडेंड्रोग्लायमा नाम का एक डायग्नोसिस मेरा था, जो मेरे ट्यूमर से निकल गया। जब वो आया तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मुझे इतना बताया गया था कि 1 2 3 4 स्टेजेस होते हैं और मैं ठहरा 3 का, तो मैं काफी डर गया और उसी डर के चलते मैं विजय सर से मिला और मैं काफी डरा हुआ था। मैं आपको सच बताऊंगा कि क्या होने वाला है, मैं तो इतना फिट था, मेरे साथ ये कैसे हो गया। बहुत सारे सवाल थे मेरी जिंदगी में, मैंने किसका क्या बुरा किया है, मुझे किसने श्राप दे दिया क्या, सारे सवाल थे। तो मैं मिला सर के साथ, तो सर का मेरे को पहला जो लफ्ज है, उन्होंने शायद पढ़ भी लिया मेरे चेहरे से कि देखो बेटा, कैंसर एक बहुत बड़ी चीज है और उस चीज को समझने के लिए तुम गूगल तो कभी मत करना, किसी के पूछताछ मत करना। जो तुम्हारे साथ हुआ है स्टेज 3 में, उसमें इतना चांस है कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन ठीक होने के लिए तुम्हें 2 से 5 साल तक एक पर्टिकुलर चीज को करनी पड़ेगी, एक जिंदगी को इस तरीके से बितानी है। अभी कीमो की सर बात कर रहे थे, तो मेरा जो कीमो था 28 दिन में कीमो लेता था, 28 दिन में मुझे रेस्ट करना पड़ता था। आप सोच नहीं सकते हैं, 28 दिन में वैसे ही काम करता था, ऑफिस के लिए काम करता था, सारा ऑफिस को काम करके देता था। और जब मेरा कीमो चल रहा था तभी मैंने एक अवार्ड भी जीता, 1.5 लाख रुपए का मुझे बोनस भी मिला था। और आप सोचिए मेरा स्टेज 3 था, तो मैं क्रिटिकल स्टेज में ही था जब ये सब हो रहा था। तो देखिए मेरा जो प्रोसेस था वो था कि पहले मेरा रेडिएशन होना था, जहाँ पे मुझे हर हफ्ते एक ब्लड रिपोर्ट सबमिट करना था। वो मैंने किया है। रेडिएशन 5 बार होता है, आपके डायग्नोसिस के ऊपर होता है। सो आप ना, मेरी सलाह तो ये रहेगी, आज 3 साल होने के बाद मेरी मेडिसिन भी कम हो रही है, ये रहेगी कि मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक क्यों हुआ, या आज बहुत सारी चीजें मैं नॉर्मल लाइफ पे 100% वापस आ चुका हूँ। मैं सब कुछ वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं ठीक इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक एक दवाई टाइम पे ली है। मैंने विजय सर को हर एक चीज में, छोटी सी छोटी चीज में सर को इन्वॉल्व किया। सर मुझे यहाँ पे एक जुकाम हुआ है, तो आपका जब कीमो चल रहा होगा ना, जैसे कि सर ने बोला कि आप हर एक छोटी से छोटी चीजों को भी ध्यान देना होता है। कीमो में बीमारी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है। ऐसा हो सकता है आप बाहर थोड़ा सा जाए और आपको किसी के छींकने से सर्दी पकड़ ले, जो आपको नॉर्मल हालत में नहीं होती है। सो उन चीजों को ना आप लाइटली मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बुखार हो गया तो पैरासिटामोल खा लेंगे, नहीं, वो कीमो में रिकमेंडेड नहीं है। वो आपकी मेडिसिन जो चल रही है ना, उसके साथ वो जचेगी नहीं जचेगी, वो पूछ के करना होता है सब कुछ। तो मैंने वो सब बहुत ही, मतलब जैसे कि भगवान का प्रसाद होता है ना, मेडिसिन को तो वैसे ही खाया है। जब जब बताए 6 बजे का अलार्म है स्मार्टफोन में, वैसे करके खाया है। और आज के दिन में मैं हाल फिलहाल में गया था सर से मिलने के लिए। सर तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी है। जब कोविड में सब कुछ बंद हो गया था तो सर मुझे कॉल करके, मैं सर को कॉल करके, देखिए चूंकि सर इतना बिजी होते हैं ना, कभी ये हताश मत होइएगा कि नहीं है, उनके टीम में किसी को कॉल कीजिए। मेरे सामने ही सर की टीम में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले ओशिन मैडम नाम की एक टीम मेंबर के साथ।
अब जोया मैम है, बीच में मोनिका मैम आई थी। तो आपको हमेशा ना वो अपडेटेड रहना होता है, वो तो खुद ही आपको कांटेक्ट कर लेंगी जो भी आते हैं, उतना मैंने देखा हुआ है। आप पीछे पड़ना होता है आपको अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है। और एक लोकली आप भी रख लीजिए, एक कोई भी एक डॉक्टर है ना, उनको भी रख लीजिए अगर आप अपने होम टाउन से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो। जैसे कि मैं दिल्ली का हूँ, तो मैंने दिल्ली में भी एक को रख लिया है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट है जिनके पास मैं भाग के जा सकता हूँ अगर सर बिजी हैं। तो ये ना आप पूरा एक सर्कल बना देते हैं जहाँ पे आपकी रिस्क पूरी कम हो जाती है। और क्या बताऊं, मेरे ठीक होने के बाद आप कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी कर लीजिए, जैसे मुझे करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। मैं जिम जाता हूँ, पहले जैसे भागता था, भागता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, खुश भी हूँ, शादी भी होने वाली है, बहुत सारी अच्छी चीजें लाइफ में हो रही है। और मैंने इन सारी चीजों में मैंने अपने शरीर की मतलब जो ताकत होती है या पॉजिटिविटी की जो ताकत है, जो कविता पढ़ी विवेक जी ने, वो काफी सही थी। मरने से पहले नहीं मरना चाहिए, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। कोई ना कोई ब्लेसिंग तो आपको मिल ही जाएगी जब आप पॉजिटिव हैं। मुझे विजय सर मिल गए, मैं कहाँ दिल्ली कहाँ बॉम्बे गया, वो मिल गए, उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, अच्छा किया। उसके बाद मैं आज ठीक भी हो गया हूँ। हम लोग जैसे कि सर ने बोला है, वो तो उन्होंने तो दोस्त का किताब दे दिया, बट मैं तो उनको भगवान की तरह ही मानूंगा, मानता भी हूँ। तो आप ना कभी हार मत मानना, आप मेडिसिन खाते रहोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत ही जल्दी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाओगे। और उसके बाद भी ना आपको थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा, जैसे कोई भी नशा वशा ये वो 2 साल 3 साल के बाद भी ना, वैसे भी आपको आदत तो पड़ ही जाएगी। आप उतना डर जाओगे कि आप वापस रिस्क नहीं लेना पसंद करोगे लाइफ में नशा वशा करके। तो मेरी लाइफ अभी फुल्ली नॉर्मल है, सब कुछ सही है, और मैं स्टेज 3 से कम बैक किया हूँ। सो थैंक यू। धन्यवाद विजय सर। और सबके लिए मैं यही बोलूंगा, जिन लोगों को दिख रहा हो ना, आप वापस फिर से वही बन सकते हो जो आप थे। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना है इसके थ्रू आपका नंबर, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। मैंने कुछ मिस किया? ना ना आयुष्मान, थैंक यू। मिस थैंक यू क्या, ये सर। तुम्हारा टॉक था आयुष्मान। थैंक यू। या सो थैंक यू आयुष्मान। मैं तो अंशुमन को आयुष्मान ही अभी बुलाऊंगा क्योंकि अंशुमन, अंशुमन ही है। नहीं, आयुष्मान हम बोल रहे हैं अभी आपको कि आपने इतने अच्छे से बात किया है कि कितने को आयु आपने दे दिए होंगे यहाँ पे और लोग मोटिवेट हो गए होंगे। नहीं सर, एंड क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा कैंसर की जो ज्ञान है हमारे सोसाइटी में थोड़ा कम है, मेरे पास भी नहीं था। जब आप बोलना चालू करते हैं तो आपको पता चलता है, अरे अरे ये तो हर घर में हो रहा है आज के डेट में, तो वहां से भी हिम्मत मिलती है। और जो एक बात आयुष्मान ने जो बोला कि डॉक्टर विजय उनके लिए भगवान है, सो मैं यहाँ पे जितने भी पेशेंट एंड केयर गिवर हैं उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप भी किसी के लिए भगवान बन सकते हैं, सही मार्ग दिखा के। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने किसी को बता दिया, सही रास्ता दिखा दिया, तो वो आपको मिले ना मिले, लेकिन वो हमेशा आपको भगवान ही मानते हैं कि वो मिल गए, इसके वजह से हमने ये किया और ये किया तो मैं अभी अच्छा हूँ। और किसी को अगर जिंदगी देने वाले तो ऊपर भगवान, नीचे डॉक्टर, और उसके साथ में आप भी जुड़ सकते हैं। तो अंशुमन, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने इतने अच्छे से बात किया है कि अभी बात करने का मतलब है कि सूर्य को दीपक दिखाना होगा। तो आज हमारे साथ एक और हमारे जुड़े हुए हैं जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, सर हैं हमारे, एंड उनके बिना हम सब अधूरे हैं कि हम लोगों को जब भी कोई जरूरत पड़ता है तो हम बोलते हैं कि आप वहां पे चले जाइए। और वो हैं हमारे परब सर, हमारे टाटा मेमोरियल सोशल वर्कर डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। एंड बहुत दिनों से मुझे तो लगता है कि हजारों क्या बोले लाखों पेशेंट से डील कर चुके हैं और उनको रास्ता दिखा चुके हैं। सर, स्वागत है आपका सर, दो शब्द। नमस्ते संजू, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी ओ सर। येते सर, येते. हाँ विजय सर, नमस्ते। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। और ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट की जानकारी होनी चाहिए, वैसे हिसाब से
ट्रीटमेंट के सेकंड इश्यू जो आता है, दूसरी जो बात आती है वो पैसे की आती है। तो पैसे की जब बात आती है तो सोशल वर्कर से काम शुरू होता है। पैसे के साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, रहने का इश्यूज है कि कोई फैमिली के इश्यूज होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास जो नंबर लगता है वो हमारा लगता है सोशल सर्विस में। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं और हम भी, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, ये देखो हमें, मैं हर एक को बोलता हूँ कि जो मेरे पेशेंट आए हैं मेरे डिपार्टमेंट में उसको मुझे कुछ ना कुछ जवाब देना है। अगर मुझे हाँ बोलना है तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर कुछ मैं ना बोलता हूँ तो मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है कि मैं ना किस काम के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सोच समझ के मैं और मेरी टीम जो काम करती है, जो न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट, न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं, ये सब हमारी सोशल वर्कर मिसेस प्राजक्ता है जो ये केसेस हैंडल करती है। उसको कुछ कठिनाइयां हो या और कुछ इश्यूज हो तो वो मेरे साथ कनेक्ट कंसल्ट करती है। लेकिन हम सेकंड टीम भी तैयार कर रहे हैं कि जो और अच्छी तरीके से काम करे, अच्छा नॉलेज ले। तो ये हमारा सोशल सर्विस डिपार्टमेंट गोल्डन जुबली बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर में है, जिसको बैक साइड से एंट्री है। और वहाँ हमारे यहाँ टोकन सिस्टम है। जो पेशेंट्स हमारे पास आता है टोकन जनरेट करके हम उसको कॉलिंग करते हैं और उसके साथ जो भी उसकी समस्या है, उसकी आज की जरूरत क्या है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आज के जरूरत से हमारा काम शुरू होता है। तो जब पेशेंट्स आते हैं तो पहला इशू उनका पैसे के बारे में होता है। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि टाटा हॉस्पिटल जो हमारा काम करता है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट ग्रांट होने की वजह से हम जनरल जो हमारी कैटेगरी है, जो बहुत कम खर्चे में काम करते हैं, जहाँ डॉक्टर अपने चार्जेस नहीं लेते हैं, सर्जरी के लिए उसका हॉस्पिटल चार्जेस नहीं लेता है, रजिस्ट्रेशन के लिए हम अपने चार्जेस नहीं लेते। जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो रुपए में आप 30% पेमेंट करते हैं, 60-70% आपको फ्री होता है। तो ये सब जो सर्विसेज है वो आपको जब रजिस्टर जनरल कैटेगरी में होता है तो ऑटोमेटिकली मिलती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। इसके बावजूद भी किसी को अगर समस्या आती है कि जो बचा हुआ खर्चा है वो कर नहीं पाते तो हमारे पास आते हैं, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि हम क्या उसको देंगे, उनका चार्ज कम कर सकते हैं क्या, उसको पैसे की मदद कर सकते हैं क्या। तो हम उसको मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट के लिए खर्चे के सर्टिफिकेट इशू करते हैं। खर्चे का सर्टिफिकेट जब इशू होता है तो आप देखते हैं जो आपको खर्चा दिया गया है, 40,000 हो, 50,000 हो या जो भी हो, वो हमारे जनरल कैटेगरी में आपके लगने वाले दवाई का खर्चे का सर्टिफिकेट होता है, उसमें हॉस्पिटल चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। तो वो सर्टिफिकेट लेके जब हमारे पास आते हैं तब हम आपकी पूछताछ करते हैं कि काम कहाँ करते हैं, आपकी सुविधा, आपको इंश्योरेंस है क्या, आपको मेडिक्लेम है क्या, इसके लिए करते हैं। क्योंकि ये जो आपको पैसे अरेंज करते हैं वो टाटा हॉस्पिटल नहीं, तो हमारे पास किसी ने दिए हुए CSR फंड होते हैं या कोई ट्रस्ट आपको सब मदद करना चाहता है या और डोनर्स होते हैं, तो हर एक ने हमको कुछ गाइडलाइन दिए कि आपको मदद किस पेशेंट को हमारे पैसा इस्तेमाल करना है। तो उनके गाइडलाइन के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, तो उससे हमें ये जानकारी बहुत जरूरी होती है। दूसरी चीज, कभी कभी छोटे छोटे चीज होते हैं जो इंश्योरेंस कवरेज होते हैं लेकिन पेशेंट को पता नहीं होते या उसके केयर गिवर को पता नहीं होते, और बाद में आधा ट्रीटमेंट होने के बाद अगर आप हमें इंश्योरेंस का कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हो तो उसमें मतलब नहीं होता है, उसमें आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। तो इसके लिए जब भी सोशल सर्विस में आएंगे आप खुले दिल से जो भी है बताइए। हम ऐसा नहीं पूछते आपका इनकम ज्यादा है इसके लिए हम मदद करेंगे नहीं करेंगे, या ऐसा चीज है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी आपकी सही जानकारी लेके हमको सही तरीके से मदद करना है, तो हम ये मदद इस ढंग से करते हैं, मेरी टीम इस ढंग से काम करती है। उसके साथ साथ हमारे पास जो फंड होते हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरुआत करने में दिक्कत होती है, थोड़ा समय लगता है उसको आगे का फंड अरेंज करने के लिए। तो हम हमारे जो फंड होते हैं वो फंड हम उनको सपोर्ट देते हैं कि उनको सही वक्त उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। क्योंकि क्या है, अगर हमारे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्लान किया है लेकिन पैसे नहीं है, इसके लिए ट्रीटमेंट को देर लग रहा है, तो शायद बीमारी और बढ़ सकती है। तो हम ये भी सोचते हैं कि अगर थोड़ा कुछ दिक्कत है और थोड़े पैसे में अगर आपका काम हो सकता है तो तो वो भी हम अरेंज करते हैं। और आपको हमारे फंड में से या हमारे पास CSR फंड होगे तो या ऐसा कुछ डोनर सपोर्ट होगा तो वो फंड देके आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते। तो 1 कीमो या 2 कीमो या 3 कीमो का जो भी अरेंजमेंट हमारे पास से होता है वो करते। तो उसके वजह से आपको
2-3 केमो की फिक्र करने की चिंता नहीं पड़ती और आपको आगे समय मिलता है आगे के ट्रीटमेंट को अरेंज करने के लिए। तो उस हिसाब से समझो हमारे पास बिहार के पेशेंट है, तो बिहार गवर्नमेंट के यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो बिहार पेशेंट को मुख्यमंत्री फंड से सपोर्ट देते हैं। उनको 20-25 दिन लगता है। तो उनका फंड आने तक कभी-कभी हम हमारा थोड़ा-सा फंड लेके आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब उनका फंड आता है, तो उनके फंड में से आपका काम चलता है। यहाँ महाराष्ट्र के पेशेंट के लिए महात्मा फुले है, अदर स्टेट के लिए आयुष्मान भारत है। तो वो जो सपोर्ट है उसके लिए भी हम रेफर करते हैं, क्योंकि अगर वो सपोर्ट दे रहे हैं तो उनका जल्दी मिलता है। तो वो सपोर्ट हम लेने के लिए आपको पहले बता देते हैं कि ये पहले आप लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। तो रास्ते हमारे पास बहुत है, लेकिन वो रास्ते के लिए हम हर एक ने थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा-सा इधर-उधर जाना पड़ता है। अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो हम मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो हमारे पास जो मदद है वो लिमिटेड है। हमारे पास इतना ही ज़्यादा नहीं पड़ा है कि हम सबको सब तरीके से दे सके। तो हमारी मदद जो है वो हमको सबको थोड़ी-थोड़ी दे के काम शुरू करने, तो उस हिसाब से हम ये काम करते हैं। तो इसके लिए हमारा आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस ढंग से हमें किसी समझो बिहार गवर्नमेंट है, तो वो बोलता है कि हमको आय प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, तो वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप जितने से जितने जल्दी हो सके ये डॉक्यूमेंट के इंतज़ाम करो। आपको बिहार गवर्नमेंट का मैक्सिमम 1 लाख तक सपोर्ट है वो मिलेगा। या और कुछ समझो हॉस्पिटल के पास वुमेन्स फंड है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फंड है, तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो भी हमारे अस्पताल में है, तो हमको विदिन 1 वीक में हम वो काम करते हैं। लेकिन आपके अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो काम करने में आसानी होती है, क्योंकि एक बार हमने आपका मदद चालू कर दी और आपने बाद में डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो जो आपको मदद का काम कर रहा है ना, उसके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। उसको आपको ढूँढते घूमना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिला है, बाबा जल्दी दे दो करके। तो हर एक ने अपना काम सही ढंग से और सही तरीके से किया, तो मदद मिलने में कुछ दिक्कतें नहीं आती। हमारे पास आपको मालूम है कि आने वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। हमने ऑल ओवर इंडिया में हमारी सेंटर्स चालू कर दी है। तो जिनको जो सेंटर्स नज़दीक है, अगर वो वहाँ ट्रीटमेंट लेंगे, तो उनके वहाँ की गवर्नमेंट की अच्छी सुविधा मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, समझो हमारा असम में गुवाहाटी में हमारा सेंटर है, बी बरुआ करके। वहाँ असम गवर्नमेंट 2 लाख का सपोर्ट देता है। अगर पेशेंट असम का होगा और वो उस सेंटर में ट्रीटमेंट करेगा, तो उसको 2 लाख का सपोर्ट उधर ही मिलेगा, यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आ रहा है, तो उसका असम गवर्नमेंट इधर बम्बई में सपोर्ट नहीं करती है। तो ये इश्यू है। समझो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने टाटा के साथ टाई अप किया है, तो उनका जो भी बिजू कार्ड है, जिनके भी बिजू कार्ड होल्डर हमारे पास आएंगे, उनको हम सपोर्ट देते हैं उड़ीसा के थ्रू, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमारे पास टाई अप किया है। तो जो स्टेट ने हमारे साथ टाई अप किया है, उनका अगर डॉक्यूमेंट होगा तो उनके लिए भी हम मदद देते हैं। तो हमारा अस्पताल सब जगह से कोशिश कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। तो ये भी देखिए कि जहाँ सेंटर से वही के एरिया में रहेगा, तो पेशेंट थोड़ा खुश रहता है कि अपने एरिया में इलाज कर रहा है, अपने घर का खाना मिल रहा है, घर में रहने को मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा खुशी होती है। बम्बई में आएँगे तो आपका ट्रीटमेंट के साथ-साथ रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, तो ये भी खर्चा आपको बढ़ता है कि इसके लिए कोई मदद नहीं करता है। तो ये सब चीज़ हर एक ने ध्यान में रख के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ समस्या है तो मुझे ज़रूर सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पेशेंट टाटा में आते हैं, तो हमारे डॉक्टर मैं हर जगह हर मीटिंग में ये बताता हूँ कि हमारे डॉक्टर इंटरनेशनल लेवल के अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल उनको सिलेक्ट करते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। हम उनको फंड के अरेंज करते हैं जितना हो सके उतना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रहने की। पेशेंट क्या सोचता है, अगर मुझे जगह रहने को नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ पे रहूँगा, रोड पे रहूँगा, फुटपाथ पे रहूँगा और ट्रीटमेंट करूँगा। तो ये सबसे बहुत गलत बात है, क्योंकि हर एक पेशेंट को टाटा के नज़दीक में जगह चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं है कि टाटा के नज़दीक में हर एक को जगह मिले। लेकिन जो भी सेंटर्स आपको दिए जाते हैं, जो भी अकोमोडेशन दी जाती है, वहाँ से आने-जाने के लिए बस की सुविधा है। सेकंड थिंग, आप अगर अच्छा प्रोटोकॉल आपको दे रहा है, अच्छे कोई पैसे की मदद दे रहा है और आप फुटपाथ पे रह रहे हैं, अच्छा तरीके से खाना आप नहीं ले रहे, तो आपको ये अच्छे प्रोटोकॉल की जो साइड इफेक्ट्स है, उसमें आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और रोड पे रहेंगे तो बोलो आप पहले ही बीमार है और आप रोड पे रह रहे, तो आपको बीमारी ज़्यादा जल्दी पकड़ लेगी, जल्दी कैच करेगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपका केमो रुक जाएगा। आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको इन्फेक्शन क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा खर्चा आएगा। जो ट्रीटमेंट आपकी 2 महीने में या 3 महीने चलने वाली होगी, उसको कम से कम 4 महीना भी लग सकता है, 5 महीना लग सकता है। तो आपका
रहने का टाइम पड़ता है, आपका खर्चा पड़ता है, डॉक्टर को ये पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, तो हॉस्पिटल का ऊपर भी प्रेशर आता है। तो कभी भी ध्यान में रखो, आप रहने के बारे में कुछ भी एडजस्टमेंट मत करो। जहां भी थोड़ा पैसा लग रहा है कुछ इश्यू नहीं है, आप 100-200 बचाने जाएंगे, लेकिन इन्फेक्शन होगा तो 50,000 से 1 लाख भी खर्चा हो सकता है। तो ये सब चीज का ध्यान रख के आप काम करेंगे। हमारे यहाँ डाइटिशियंस है जो अच्छा खाना कैसे लेना है, क्या लेना है वो बताते। थोड़ा चीज इस चीज पे अगर ध्यान देंगे ना, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, आपको जल्दी आप घर जाएंगे, और हमारे जो अच्छे प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसको हमें अच्छा सक्सेस भी मिलेगा। तो ये सब चीज हर एक ने ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, मैंने बहुत ज्यादा बात की। थैंक यू सर, आपने ज्यादा नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बात किया। एंड क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आपने समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी फुटपाथ पे हैं सर, एंड उनको ये इम्पोर्टेंस जो आपने बताया वो समझना चाहिए। हम चलते हैं डॉक्टर विजय सर के पास। सर, डॉक्टर विजय। संजीव जी, सवाल जो आए चैट बॉक्स में वो ले ले। यस यस। ओके, तो ऊपर से शुरू करते हैं। नीलेश का सवाल है CV 30257, when are we supposed to take oral chemo medicine during the day? नीलेश, मुझे जस्ट बताओगे जोया, नीलेश कौन सा दवाई चल रहा है एग्जैक्टली? Sir, am I audible? हाँ। Sir, Nilesh is now, he was counseled by you for talk. He is an astrocytoma. ना कौन सा दवाई चल रहा है? टेमोजोलमाइड चल रहा है? He has started. No, he wants to take temozolomide, sir. We have not planned anything yet for him. Okay, we are not plan anything, and he wants to take temozolomide. Yeah, he wishes to take temozolomide. Okay, चलेगा. Okay, no issues. नीलेश, जो दवाई लेना चाहते हो उसका कोई पैकेट वगैरह कुछ है आपके पास? नीलेश आप बात कीजिए, मैंने 3 बार आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का। हेलो। हाँ नीलेश। हेलो। हाँ बोलिए सर, मैं आज गया था अस्पताल, जोया मैम से मिला था, और मैंने अपना ट्रायल से नाम निकाला और खुद ही TMZ तो TMZ का ये टैबलेट मिल गया है क्या बेटा? वही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर। ओके, तो TMZ का टैबलेट नहीं मिला है आपको, तो ओके। तो नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये TMZ जब दी जाती है उसके साथ दी जाती है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बता देता हूँ। ये टेमोजोलमाइड का जो टैबलेट होता है वो आइदर खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है। ओके। मैंने इसलिए आपको टैबलेट के बारे में पूछा क्योंकि हर टैबलेट का अलग अलग रूल होता है, इसलिए पूछा मैंने। ओके, थैंक यू नीलेश। नीलेश के बाद है महेंद्र सिंह। सर, आई वांट टू नो अबाउट हेरिडिटरी कैंसर। इज कैंसर अ जेनेटिक डिजीज? CU 27958। जोया, CU 27958 का डायग्नोसिस जस्ट बताएंगे? Yes, sir. He is a high-grade glioma recurrent, and he is on Vamna study, sir. ओके। तो महेंद्र सिंह जी, देखिए ऐसा है कि नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर्स ये जो बड़ों में होते हैं वो हर बार हेरिडिटरी नहीं होते हैं, इनफैक्ट काफी कम बार हेरिडिटरी होते हैं। जब आपकी चेकिंग पहली बार की जाती है, दूसरी बार तो कुछ लक्षणों पर देखा जाता है कि हेरिडिटरी कैंसर के लक्षण है क्या। अगर हेरिडिटरी कैंसर के लक्षण नहीं दिखते हैं तो हेरिडिटरी के लिए टेस्टिंग नहीं होती है। तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको हेरिडिटरी कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। हेरिडिटरी कैंसर के लक्षण ये होते हैं कि एक ही आदमी को मान लो ब्रेन ट्यूमर भी हुआ है और पैंक्रियास का भी ट्यूमर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर भी हुआ है, किडनी कैंसर भी हुआ है, एक लक्षण है। दूसरा, घर में 2 से ज्यादा मरीजों को अलग तरीके के कैंसर हुए हैं। और ये आजकल बहुत बार होता है कि क्या तो घर में किसी ना किसी रिलेटिव को कैंसर होता है तो वो भी उससे हेरिडिटरी नहीं बनाता। हेरिडिटरी ऐसा होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के कैंसर होते हैं तो ही उसको हेरिडिटरी बोला जाता है। जो आपका टाइप का कैंसर है इसमें हेरिडिटरी होने का चांस काफी कम है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। अगर आपका सवाल ये जनरल सवाल है, मतलब एज अ जनरल सवाल, क्या कैंसर जेनेटिकली होता है? हाँ, कुछ टाइप के कैंसर होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं,
बट ये कैंसर ज्यादातर बच्चों में दिखाई देते हैं। ओके, महेंद्र सिंह जी को म्यूट कर दीजिए, उनको और कुछ सवाल पूछे तो पूछ दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। नेक्स्ट सवाल है इनका कि almost 3 cycle chemo is over. Till my brother having double vision problem, we have some but helpless patient. Let me know how long it will take to recover and treatment should we give. Okay. ये आप जरा प्लीज फाइल का पूरा नंबर डालेंगे। CUCP क्या है ये 60871? CB। और जोया जस्ट मुझे चेक करके बताओ कि ये एग्जैक्टली केस क्या क्या का है। Yes, sir. He is a 26-year-old medulloblastoma on combat. Okay, he is a medulloblastoma on combat. Okay, तो मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा 60871, मैं आपका कल पूरा केस, मैं घर पे हूँ, मैं अस्पताल में नहीं हूँ, तो मुझे एक बार पूरा केस कल देखना पड़ेगा। मैं पूरा केस देख के अगले 3-4 दिनों के अंदर आपको अलग से कॉल करके बताता हूँ क्या चांसेस है, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? 60871 विनोद कुमावत, आप अपना ना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, तभी आपको फिर फोन करके बताया जाएगा। बोलिए। श्योर सर, मैं कांटेक्ट नंबर अभी चैट बॉक्स में पर्सनल आपको डाल देता हूँ। हाँ, डाल दीजिए, क्योंकि मुझे ना इसके लिए पूरा केस देखना पड़ेगा। पूरा केस देख के मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? नो इशू सर, नो इशू सर, मैं डाल देता हूँ सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा फिलहाल तो। थैंक यू। थैंक यू। फिर अभिनव तलवार जी का सवाल है CU 31014। सर, आफ्टर कीमो साइकिल पेशेंट फील ओके फॉर 10 to 12 days. After that he feels pain in legs and facing problem in daily activities also. Is it normal? जोया, अभिनव CU 31014 कौन सा कीमो चल रहा है? Hello. Sir, he's on Vamna. He's a left frontal GBM recurrent, and he has completed 3 cycles. Okay. Every time he comes with the complaint that the moment he takes chemo and he goes from us, he's very well and very active. When he comes back after 3 weeks, तो उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा वीकनेस है, एकदम लास्ट के डेज में उनको बहुत बैड। ओके, अभिनव जी आप यहाँ अभी बॉम्बे में हैं कि कहीं बाहर है? अभिनव जी बोलिए। मिस्टर तलवार, मैंने किया है, आपको ऑप्शन दिया है बात करने का। नेक्स्ट लेते हैं। Sir, I am in Nanded right now. Hello. मिस्टर अभिनव, आपका आवाज नहीं, आपके साथ किसी और से बात कर रहे हैं, प्लीज। No, sir, I am in Nanded right now. तो ये अभिनव तलवार जी जब नेक्स्ट टाइम आते हैं ना अपने पास, तब उनका एक बार विटामिन डी करा लेना। विटामिन डी जोया सुनाई दे रहा है? विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इनको एक बार कॉल करके बोल दो। अगर लोकल प्लेस पे विटामिन डी करके दिखा देंगे तो चलेगा, वरना ऐसे विटामिन डी कराने के लिए। ओके जी सर, जी सर। फिर नीलेश का तो सवाल हो गया है। शौकत अली का क्या है? सर, 3 बार ऑपरेशन और रेडिएशन और कीमो के बाद पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी थोड़ी लॉस है। ये केस क्या है बताओगे जोया जरा? CE 36275। Hello. Sir, Shaukat Ali was on Vamna, and after first cycle, he lost his sensorium, and then he was declared as best. तो शौकत अली साहब, मैं आपको आपका भी केस पूरा देख के मैं आपको कल अलग से कॉल करता हूँ। ठीक है सर। मुझे पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? ये देख के मैं आपको अलग से कल कॉल करता हूँ। मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे फोन नंबर एक बार डाल दीजिएगा। ठीक है सर। इनको खांसी भी हो गई है, कल हो गई है। मैं आपको कल सुबह ही फोन करता हूँ। जो है कल सुबह ही ले लेना, 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे। ठीक है आपका जो ऑपरेट नंबर है वो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर साथ नाम के साथ में, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि किसका नंबर कौन है। दिलीप गायकवाड़ जी कुछ सवाल नहीं पूछे हैं।
दिलीप गायकवाड़ जी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं यार, ओके, विनोद कुमावत जी विनोद कुमावत का हो गया ना बात। हो गया। अच्छा, शेयर ऑल, ये डॉक्टर श्वेता मैडम से बात करना चाहते हैं तो लेट देम स्पीक विद डॉक्टर श्वेता। कि अब पेशेंट का नाम क्या है, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। डॉक्टर विजय शेयर ऑल करके देखो, माय डॉटर इज फाइन आफ्टर ट्रीटमेंट कंडीशन। शेयर ऑल, एस शेयर ऑल करके है, देखो मिला क्या? संजीव नाम मैं ढूंढ रहा हूँ। शेयर ऑल अंडरस्कोर RWNS2 करके है। So Vanessa is the name. अनम्यूट ना उसको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली इन जुलाई 21 मेरी डॉटर को ब्रेन ट्यूमर का आया था। हेलो यस यस, आप बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए आप। हाँ हाँ, तो मेरे डॉटर को आया था उस टाइम पे जुलाई में। तो एक्चुअली जो फैमिली डॉक्टर थे भरत परमार, उन्होंने फिर बोला था कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ने MRI स्कैन किया था, फिर ट्यूमर का ऑपरेशन के लिए गए हम न्यूरो सर्जन के थ्रू। वो सब कुछ होने के बाद फिर हमें पता चला, मतलब ऑपरेशन वाज वेल डन। तो उसके बाद पता लगा कि इसमें मेडोप्लाज्मा आया है। तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब हमारी तक मतलब जमीन खिसक गई थी, क्योंकि डॉटर 9 ईयर्स की है मेरी। बट तो भी मतलब हिम्मत रखी। फिर बाद में हमने डॉक्टर श्वेता बंसल मैम से कांटेक्ट किया, और प्रसाद दांडेकर करके ऑडियो रेडियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद में हमें काफ़ी, श्वेता मैम ने काफ़ी हिम्मत दी कि टेंशन मत लो, आपका सब हो जाएगा, आप स्टेप वाइज जाओ, सब आपका मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब उसके बाद में मतलब रेडिएशन हुआ मेरे बच्चे का, और उसमें भी क्लियर आई रिपोर्ट। हमने MRI वगैरह सब निकाली। फिर श्वेता मैम के संग जब हमारा केमो स्टार्ट हुआ, तो श्वेता मैम ने एक ही बोला था कि इसको एनीथिंग, कोई भी एलर्जी या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होने दो, बस इतना आपको प्रिकॉशन लेना, बाकी हम देख लेंगे। तो वेल हमने उनकी सुनी भी, और काफ़ी मतलब उस टाइम पे हमने काफ़ी प्रिकॉशंस ली। मतलब बच्ची को ना तो कुछ बाहर का दे रहे थे, कुछ भी नहीं, और काफ़ी चीज़ें हमने अवॉइड की, उसको खिलाना पिलाना। जो मैम ने बोला था उसके हिसाब से हम लोग पूरा चल रहे थे, तो इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा कहना यही है, मतलब जो भी है, अगर जिसको भी केमो है या होने वाला हो, तो उनको मेन चीज़ है इन्फेक्शन से दूर रहना। दैट वाज द फर्स्ट थिंग श्वेता मैम ने हमको शेयर की थी, कि हमारा ट्रीटमेंट तो हम करेंगे, लेकिन आपको इन्फेक्शन से आपको बच्चे को दूर रखना है, वो आपका काम है। और कोविड भी था उस टाइम पे, तो हमने काफ़ी, श्वेता मैम ने काफ़ी हेल्प की। मतलब एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरी टाइम पे मैंने जितनी बार भी कॉल किया होगा तो मैम ने रिसीव किया। और हर टाइम पे मतलब ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं दिया, कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है तो ठीक है, ये केमो के टाइम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। मतलब जैसे वॉमिटिंग है, बच्चों को नहीं भाता है कुछ खाने का, लेग्स में पेन है, ये सब तो मतलब कोविड में होता है, इसमें केमो में नॉर्मल होता ही है ये लगभग। ये श्वेता मैम ने हमको पहले ही सब कुछ ये क्लियरली बता दिया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें डरना नहीं है। और जो भी कभी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, तो अपने फैमिली डॉक्टर, जो मतलब डॉक्टर जिनको नॉलेज है, उनके संग ही कंसल्ट करके मेडिसिन लेना। कोई भी फालतू मेडिसिन अपने हिसाब से नहीं देना है। आफ्टर दैट मतलब लगभग 6 केमो हमारा चला, और एवरी टाइम श्वेता मैम वाज देयर प्रेजेंट, और उनकी टीम भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको ये किया। उसकी वजह से आज मेरी लड़की बाय गॉड से इज़ वेरी फाइन। आज मेरी लड़की को कुछ इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत वॉमिटिंग का है, तो श्वेता मैम ने बोला है 1-2 साल थोड़ा वॉमिटिंग का इशू रहेगा, धीरे-धीरे करके सॉल्व होगा। तो कभी-कभी उसका मन नहीं करता ऐसा बहाना। बाकी अगर सही से प्रिकॉशंस ली जाए अगर सेफ्टी से, तो इट कैन बी सॉल्व। और थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है बच्चों को भी, और मेनली फैमिली मेंबर्स को।
मेरा ये जो कोई बच्चा हो कोई भी हो तो मतलब मेनली फैमिली मेंबर्स को काफी हेल्प रखनी पड़ती है, मतलब सपोर्ट रखना पड़ता है कि उसके सामने ज्यादा कुछ इश्यू डिस्कस ना हो बच्चों के सामने। और सेकंड चीज कि खुद की हिम्मत भी चाहिए कि हाँ भाई हाँ हो जाएगा, पॉजिटिव रहेंगे तो ही होगा। मेरा मतलब वही है, मतलब कि मतलब जो भी है, मतलब जो भी सफर कर रहे हैं आज या जितना भी हो रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव रह के करेंगे तो सब अच्छा ही होगा आगे। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, और हम लोग फॉलो भी अच्छी तरह से कर रहे थे। तो अब गॉड से अभी तक तो नहीं है। खाली मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, तो श्वेता मैम है भी है, और सबसे एक ही क्वेश्चन कि अभी जैसे सब ट्रीटमेंट हो गया, अभी वेल नोन जा रहा है, तो इट इज पॉसिबल दैट 2-3 साल या 4 साल में ऐसे रिवर्स आता है करके? दैट वाज माय ओनली द क्वेश्चन। बाकी या अमित जी, या ऐसे जैसे डॉक्टर विजय पाटिल सर ने भी बोला है कि जैसे जैसे हम लोग फॉलो अप करते हैं, जैसे जैसे ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जितने जितने साल गुजरते हैं, ट्यूमर के वापस आने के चांसेस उतने उतने कम होते जाते हैं हर साल के हिसाब से। पहले 2 साल में ट्यूमर के वापस आने के चांसेस रहते हैं, थोड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं, पर जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे चांसेस कम होते जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पहले 2 साल होते हैं उसमें हर 6 महीने में हमारे को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और जैसे ट्यूमर के टाइप पे डिपेंड करेगा, हम लोग एमआरआई भी एडवाइस करते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं निकलता और बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है तो उसकी बीमारी वापस आने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। ओके, नहीं वो तो फॉलो अप तो कर रहे, अभी फिलहाल 1-2 महीने से शायद मैंने फॉलो अप नहीं किया है, बाकी फॉलो अप तो कर ही रहे। बाकी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट वेरी मच। Yeah, thank you for sharing your story. It is very inspiring. I think मेन बात यही है, जैसे आपने बताया कि बेसिकली हम लोगों को इन्फेक्शन से बचना चाहिए जब भी ट्रीटमेंट होता है, और तो बाकी बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक मेन जो है, डॉक्टर विजय पाटिल ने भी जो ये शुरू किया है, ये बेसिकली मैसेज देने के लिए कि ब्रेन ट्यूमर हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, पर अगर ढंग से इलाज होगा, प्रोटोकॉल वाइज ट्रीटमेंट होता है और हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं जो कि डॉक्टर्स हमारे को बताते हैं, तो डेफिनेटली we can win over this, and we can have good life and we can survive. हाँ वही मैम, एक्चुअली क्या वही खाली जो है डिले, विदाउट डिले ज्यादा से जल्दी हो उतना अच्छा। Right. Correct. Yeah. ओके, Thank you. Thank you so much. हेलो डॉक्टर, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है आपने। हम हाँ, दिलीप गायकवाड जी सवाल पूछेंगे, पूछिए सर। नमस्कार डॉक्टर, मराठीतून बोलू शकतो? हो, मराठीत बोलू शकता। मला जानेवारी पासून मला लंग्स प्रॉब्लेम झाला। हा, त्याच्यानंतर मी कळंबोलीच्या हॉस्पिटलमधून मी तिथे ट्रीटमेंट घेतली। तिथे MRI केला, मला प्रॉब्लेम मला टाटामध्ये झाला। टाटामध्ये सगळं माझं चेकिंग झाल्यानंतर मला सांगितलं की त्यांनी की तुम्ही एक किमो झाला माझा आणि 5 रेडिएशन झाले खांद्यामध्ये, मला प्रॉब्लेम झाला। हॅलो, आवाज येतो का तुम्हाला? हॅलो डॉक्टर, ऐकू येतंय दिलीप जी, ऐकू येतंय, बोला। आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है, बोलते जाइए। हाँ शुक्रिया। पण तुमचा आवाज थांबून येतोय। मी सजेस्ट करेन व्हिडिओ बंद करा, म्हणजे आवाज नीट येईल। ओके, हा, तर त्यानंतर मला किमो गेला, एक किमो झाला आणि त्याच्यानंतर 5 रेडिएशन झाले आणि त्याच्यानंतर मला मॅडमने आणि यांनी सांगितलं की तुम्ही ही गोळी चालू करा म्हणून। तुम्हाला दिसते डॉक्टर? हो, दिसली। हाँ, दिसली दिलीप जी, दिसली। तुमचा आवाज येत नाही। मी सजेस्ट करेन व्हिडिओ बंद करा आणि बोला, म्हणजे आवाज नीट येईल। हॅलो, हो, बोला आता, बोला। हा, मला प्रश्न आहे की मी दरवर्षी माझ्या बर्थडेला मी माझं ब्लड डोनेट करतो, तर मी हे ब्लड डोनेट करू शकतो का? तिसरी गोष्ट, ओके सर,
तर मग आणखी मला ह्या गोळ्या कितीपर्यंत घ्याव्या लागतील? आणि मला एक प्रश्न होता की मला पुन्हा माझं ऑफिस जॉईन करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी मला फिटनेस सर्टिफिकेट मिळेल का? ओके. ऑफिस जॉईन करण्यासाठी तुम्ही नेक्स्ट व्हिजिट मध्ये याल तेव्हा डॉक्टर जोयांना सांगा मला त्याला दाखवायला. मी फिटनेस बघीन तुमची, असेल तर तुमचं फिटनेस सर्टिफिकेट देईल. जर पूर्ण नसेल तर लाईट वर्क साठी फिटनेस सर्टिफिकेट देईल. आता बघा, जो प्रकारचा तुम्हाला आजार आहे ना, त्या आजाराला आपल्याला कळावं लागणार, हा ब्लड प्रेशर सारखा आजार असतो. जसं ब्लड प्रेशर मध्ये कसं आपल्याला रोज औषध घ्यावं लागतं. जोपर्यंत आपण औषध घेतो तोपर्यंत आजार ब्लड प्रेशर वाढत नाही. ज्या दिवशी आपण औषध घेत नाही त्या दिवशी बीपी वाढतो. तसंच डायबेटीसची औषध आपल्याला रोज घ्यावी लागतात, डेली घ्यावं लागतं. ज्या दिवशी आपण डायबिटीसचं औषध घेत नाही त्या दिवशी शुगर वाढते. तसंच ह्या आजारात आहे, जी तुम्हाला ही गोळी चालू आहे, ओसिपॅटिव्हची गोळी चालू आहे, ही रोज घ्यावी लागणार आहे. ज्या दिवशी नाही घेणार त्याच्यानंतर आजार वाढू लागतो. त्यामुळे माझी रिक्वेस्ट असेल, ही डेली घेत राहायची, जशी घेताय तशीच चालत जाणार आहे ती. ओके. दिलीप गायकवाड, कळलं का? हो. ठीक आहे, ठीक. मी भेटेन तुम्हाला नंतर पुढच्या वेळेस. ओके. हो, धन्यवाद. CV 2258, Oppo CPH 2325. ओप्पो भाई बोलिए। या अभी उनका ऑडियो एक गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सुशील सिंह जी है, सर मुझे कितने टाइम तक लेविपिल खाना पड़ेगा? CV 2716, CT 2716। जोया, इनका रिकॉर्ड चेक करके जब बताओ कि इनका क्या चल रहा है फिलहाल। CT 2716। Sir, he is a high-grade glioma and he is a top study patient, Mr. Sushil, and उनका 12 cycle adjuvant complete हो गया है 4th of May को 2021 में, and he is on follow-up, doing well, stable disease. So सुशील सिंह जी सुनिए, आपका 4 मई 2021 में ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, तो आपको लेवेपिल चलेगी मई 2023 तक। मई 2023 के बाद से लेकर नवंबर 2023 तक स्लोली डोज घटा के इसको कंप्लीटली बंद किया जाएगा। नवंबर 2023 ये 500 mg का है, ये 500 mg का है, तो ये इसी डोज 500 mg कम हो गया? जो डोज चल रहा है वही डोज पे चलेगा मई 2023 तक। डोज कम करने की प्रक्रिया मई 2023 के बाद ही चालू हो पाएगी इसमें। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। CV 225 is done C6 after this, currently at palliative care at home, his right side does it recover? CV 2258 जी, मैं आपको ना कल डायरेक्टली कॉल करके इसके बारे में बताता हूँ। ओप्पो जी, आपका आवाज आ नहीं रहा है, मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ। जोया, इनका नंबर नोट कर लो, CV 2258। Yes sir, he is our Vamna study patient, and call him directly. We'll call him directly. ओके सर, ओके। शौकत अली का जी का भी नंबर आ गया है, होस्ट ने अलाउ नहीं किया। अच्छा, दिलीप गायकवाड़ जी से बात हो गई। सर जी मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, साजिद शेख जी। CV 28687 क्या चल रहा है जोया? CV 28687। सर वो नंबर उनका गलत है, EMR मतलब जो उन्होंने डाला EMR पे वो नंबर गलत बता रहा है। एक बार इनको अनम्यूट कर देंगे। नाम बोलिए, क्या नाम से? साजिद शेख जी को अनम्यूट कर देंगे। साजिद नहीं, साजिद नाम नहीं है, मेरे ख्याल से आईटेल विजन 1 है। ये है ना, ये बहुत ही एयरटेल विजन 1, यस, ये लीजिए। इनसे तो एक बार हुआ बात। बोलिए सर, मुंह में ना छाला पड़ गए हैं, छाले। मुझे जस्ट आपका नंबर बताएंगे, फाइल नंबर। 2867।
28687 28687 आगे क्या है? सीबी है या क्या है आगे? हाँ सर, पहले क्या है नंबर के पहले? सर वो याद नहीं है, एक्चुअली मैं बाहर हूँ थोड़ा, प्लीज सर, सॉरी। आपका फोन नंबर याद है? जोया मैडम को याद है, जोया मैम जानती है ना, साजिद शेख। साजिद, अरे नंबर चैट बॉक्स में I डाल got दो। it. ढूंढ लिया सर मैंने। He is on top study and anaplastic oligodendroglioma grade 3 and he has completed 7 cycles of temozolomide and 6 अभी उसका 6 के लास्ट बाद साइकिल ही जो है कब लगा था इन्हें? इन्हें लास्ट साइकिल लगा था सर 3rd नवंबर को। 3rd नवंबर को। साजिद शेख जी अभी भी मुंह में छाले हैं कि चले गए हैं? अभी है सर, अभी है। अभी है तो थोड़ी देर में जोया मैडम कुछ दवाइयाँ आपको भेजेंगी और कैसे लेना है बताएंगी। ओके 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 सर, ओके। जोया जस्ट मैं चैट बॉक्स में तुम्हें पर्सनल इस पे व्हाट्सएप कर देता हूँ, इनको क्या दवाइयाँ देनी है वो। ओके ओके सर, श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। CV 21310 आवाज नहीं आ रहा है सर। मोहम्मद अखिल, जोया इशू क्या है? CV 21310 कौन सा ये है डायग्नोसिस? जो है आप मूड पे हो। CV 21310 जोया। सर ये भी नंबर गलत है अखिल का, लेकिन अखिल भी एक टॉप स्टडी पेशेंट है। ही इज ऑन PCV आर्म। ही कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट टुडे एंड अभी उनका रिस्पांस इसमें एक हमारा बार है। सैमसंग SM A3268 को पूछ लो ना, उनको क्या पूछना है। सैमसंग सैमसंग SM 3268। सर मोहम्मद अखिल जी is an oligodendroglioma with IDH mutant 1p19 code deleted on PCV arm of top study. Okay. वो ऐसे नहीं को यहाँ पे अभी दिख रहा है। नहीं है सैमसंग वाला, नहीं दिख रहा है सैमसंग। यस हाँ सैमसंग वाले चले गए लगता है। जो है इनका एक मोहम्मद अखिल का नंबर जस्ट चेक कर लो, कल एक बार कॉल कर लेंगे इनको। हाँ क्या पूछना था? जी सर जी। अंजू देवी का सवाल है, फुट में पेन हो रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? जो है अंजू देवी टॉप पे है क्या? CV 1928? जी सर जी, बिल्कुल जी। अंजू देवी जी ये ना, हाँ ये एक दवाई जो चल रही है उसका साइड इफेक्ट होता है। इसके लिए मैं एक दवा आपको जोया को देता हूँ, वो व्हाट्सएप करेगी आपको। वो दवा दिन में 3 बार लेनी है। ओके रेडमी नोट 7 प्रो को जरा म्यूट कर लोगे संजीव? रेडमी नोट प्रो 9, रेडमी 7 प्रो 2 हैं। हाँ रेडमी नोट 7 प्रो। अंजू देवी बोलिए जी। रेडमी अंजू देवी बोलिए। यस सर ठीक है सर। काफी दर्द होता है, पेन रहता है मम्मी के पैरों में, तो कभी कभी हमें पैर दबाने पड़ते तो फिर उन्हें कुछ राहत मिलता है। ना मैं आपको दवा देता हूँ, ठीक है? ये दवा खा के देखिएगा, अगर राहत नहीं आती है 7 दिनों में तो फिर से कॉल कर दीजिए जोया को। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। भैया नंबर डाल दो रेडमी के जगह पे मम्मी का। ओके ओके। रंजन कुमार जी का है, सर मेरी माँ को सर्जरी के पास एक होल सा क्रिएट हो गया है जिससे पस आता रहता है। CT 15946 रंजन कुमार।
जोया जस्ट केस के बारे में बताओगे? CT 15946। Yes, sir. Ranjan Kumar is an oligodendroglioma, grade 3, and she has completed the treatment and she is on follow-up now. But she had come to us on 4th of January with some complaint of some purulent discharge from the. रंजन कुमार जी कहाँ रहते हैं आप? सर आई एम फ्रॉम बिहार सर। सर मैं नहीं, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है सर। सर ना मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ। मम्मी है अभी आजू बाजू में? नो सर, मैं अभी कॉलेज में हूँ, मतलब मम्मी घर पे है। तो एक काम कर पाओगे, मम्मी का जहाँ से पस आ रहा है उसका फोटो निकाल के जरा भेज पाओगे डॉक्टर जोया को? यस सर जरूर भेज। वो करवा दीजिए, वो देख के मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। जोया जस्ट कीप जो 2 पेशेंट का हमने बोला है कल कॉल करना है, 2-3 Sir, I have noted the number. I have noted the number, sir. इसका भी नंबर नोट कर लो, ठीक है? जी सर, जी। CV 2258 फाइल के करंट ट्रीटमेंट के बारे में प्लीज बताइए। CV 2258 मेरे ख्याल से हमने ये CV 2258 क्या था जोया? I think we talked about this. Mr. Bharat Bhosle has given us this patient on Vamna. Tara is the name of the patient, Tara Chand. Okay. He's a recurrent GBM. ओके नहीं, सो CV 2258 जी मैंने जैसे बताया, मैं आपका फाइल कल पूरा देख के आपको कॉल करके बताता हूँ आगे क्या क्या करना पड़ेगा। इसका नोट कर लो जोया प्लीज। ओके सर। ये शंतनु दास जी का ये आया है मैसेज। शंतनु दास इज ऑन टॉप। यस सर, ही इज ऑन टॉप। या शंतनु दास जी, आपका भी जो पैर में दर्द हो रहा है, आप इनको म्यूट कर देंगे? संजीव जी इनको बताने दीजिए। हाँ कर दिया ऑलरेडी। शंतनु जी बोलिए। Yes sir, actually I feel pain in my right legs from knee and ankle part also. एक ही पैर में हो रहा है कि दोनों पैर में हो रहा है? मोस्टली राइट लेग में हो रहा है। ओके, कितने दिन से हो रहा है? ये केमो के टाइम हो रहा है, मतलब अभी तो 6 साइकिल चल रहा है, केमो के टाइम से हो रहा है। ओके, क्या पैर जब दबता है तब आराम लगता है कि ज्यादा दर्द होता है? नहीं, अगर ऐसा दर्द होता है तो थोड़ा ज्यादा होता है। मोस्टली रात को होता है सोने के वक्त और मॉर्निंग को उठने के वक्त होता है, ये 2 टाइम होता है। तो आपको भी मैं एक दर्द की दवा जोया मैडम भेजेंगी, और कैसे लेनी है बताएंगी। ये 7 से 10 दिन लेना है, अगर राहत नहीं आती तो फिर से कांटेक्ट कीजिएगा शंतनु जी। श्योर सर। और थोड़ा हेडेक होता है कभी कभार जो फिर ऐसी दवा देता हूँ जो पैर और सर दोनों के दर्द का काम कर देगी। श्योर सर, थैंक यू सर। I think we have finished with all questions, Sanjeev. Yeah. So खत्म करते हैं अभी। तो कंक्लूजन जोया को करने देते हैं यार। यस बिल्कुल जोया आप ही कंक्लूडिंग रिमार्क दो। I would like to thank सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जिसने भी ज्वाइन किया, और सबको बहुत हेल्प हुआ। एवरीबडी इज, सबका कंसर्न और प्रॉब्लम सॉल्व हुए। सबको विजय सर से हमेशा बात करनी होती है, और छोटी छोटी क्वेरीज होती है जो वो नहीं पूछ पाते हमसे, और हम शायद उनको चाह के भी नहीं मिला पाते सर से। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि वो सब कुछ अपने क्वेरी सॉल्व कर पाए। आई एम वेरी हैप्पी। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे हर महीने की 24 तारीख को 7 बजे, ठीक है? अगली बार से हम थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड लाएंगे। नेक्स्ट टाइम से हम हमारे न्यूरोसर्जरी का डॉक्टर साहब को लाएंगे, ताकि वो न्यूरोसर्जरी के बारे में थोड़ा बता पाए, और हमने फिजियोथेरेपी के भी ये, ताकि वो आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बता पाए। जब तक आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। लेकिन एक चीज याद रखें, हर महीने 24 तारीख 7 बजे आपसे जरूर मिलेंगे। नमस्कार।